दोस्तों, अपने पिछले हिंदी वीडियो में हमने मानवेंद्र नाथ रॉय अर्थात M.N. रॉय, जिस नाम से वो अधिक प्रसिद्ध हुए, उनके जीवन और कार्य के बारे में कुछ प्रारंभिक बातचीत की थी। आज के इस दूसरे हिंदी वीडियो में हम उनकी कुछ शिक्षा, कुछ अन्य जो उन्होंने काम किया, किताबें लिखी, मैगजीन्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। मैं हूँ इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट से महिपाल सिंह। जैसा कि हमने पिछली बार जिक्र किया था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अरबेलिया नामक ग्राम में, जो 24 परगना जिला में पश्चिमी बंगाल में है, वहीं गांव के स्कूल में हुई थी, जहां उनके पिता जो मंदिर था स्कूल का, उसमें पुजारी भी थे। उनका जन्म 21 मार्च सन 1887 में हुआ था, जब भारत में अंग्रेजी शासन था और अनेकों नौजवान उस शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। और जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था कि M.N. रॉय भी ऐसे ही नौजवानों में से थे और मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही वो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई बातें थी, उनमें जो भाग लोग ले रहे थे, उनके साथ वो भी जुड़ गए थे। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत सारी पुस्तकें लिखी। हम उन पर आएंगे। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये पुस्तकें लिखी, और उनके विचार क्यों और किस तरह हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं, इन सब बातों पर आज के इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। साथियों, 1898 में उनका परिवार अरबेलिया गांव से कोडालिया नामक स्थान पर चला गया, जहां उन्होंने हरिनवी एंग्लो संस्कृत विद्यालय में, जहां उनके पिता भी अध्यापक थे, वहां शिक्षा प्राप्त की 1905 तक। यानी कि 1887 से अगर हम लगाएं 1905 तक, तो उस विद्यालय की पढ़ाई करते समय उनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी। बाद में उन्होंने श्री अरबिंदो के शिष्य के रूप में नेशनल कॉलेज में भी प्रवेश लिया, और उसके बाद बंगाल तकनीकी संस्थान में, जो अब जादवपुर विश्वविद्यालय है, उसमें प्रवेश लेकर इंजीनियरिंग तथा केमिस्ट्री की पढ़ाई प्रारंभ की। क्योंकि वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे,
अतः ये शिक्षा संस्थानों में जो कुछ भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसमें वो बहुत सफल रहे। यद्यपि क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे तो वो आगे की पढ़ाई यहाँ पर जारी नहीं रख सके, और 1905 में जब बंगाल का विभाजन करने का प्रस्ताव आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके विरुद्ध वहाँ एक आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 10वीं के बाद ही स्कूल से निष्कासित कर दिया और तभी वह हरि कुमार चक्रवर्ती के साथ कलकत्ता चले गए। वहीं पर उन्होंने वो जो इंजीनियरिंग की और केमिस्ट्री की पढ़ाई की वहीं पर की, और वहीं पर वो अनुशीलन समिति के सदस्य भी बन गए। 1907 में 6 दिसंबर को उन्होंने अनुशीलन समिति के लिए धन इकट्ठा करने के लिए एक राजनीतिक डकैती की, परंतु वह जमानत पर छूट गए। हावड़ा शिवपुर जो 1910-11 का केस था, उस केस की सुनवाई के दौरान ही वह जतीन्द्र मुखर्जी या बाघा जतिन नाम से भी उन्हें जाना जाता था, उनके अधिक संपर्क में आए। उस केस के अंदर उन्हें 20 महीने की कैद की सज़ा हुई। अगस्त 1914 में, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1914 के अंत तक बर्लिन में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों की अपील पर जर्मन सरकार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए हथियार देने को राजी हो गई, और इन हथियारों को प्राप्त करने के लिए अनुशीलन समिति की ओर से ये जिम्मेदारी रॉय को दी गई। जर्मन हथियारों तथा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से एमएन रॉय 1915 में दोबारा विदेश रवाना हुए। कई देशों में होते हुए वह सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका पहुँचे और उन्होंने कुल मिलाकर जावा, जापान, चीन, सुमात्रा, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, मॉस्को और इन सब देशों में की उन्होंने यात्रा की, अपने उसी हथियारों की खोज का जो मिशन लेकर चले थे उसके लिए। अंततः वो, हम जानते हैं कि इसमें सफल नहीं हुए, नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की तरह, क्योंकि कम से कम उन्हें तो जापान का सहयोग मिला और INA, इंडियन नेशनल आर्मी की वो स्थापना कर पाए, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। यद्यपि जो कांग्रेस के नेतृत्व में बापू, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में चल रहा था स्वतंत्रता आंदोलन एक शांतिपूर्ण ढंग से, उधर
जापान की मदद से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र आंदोलन का, सशस्त्र क्रांति का बीड़ा उठाया था। तो जब सैन फ्रांसिस्को पहुँचे एमएन रॉय, तो वहाँ एवेलिन ट्रेंट नाम की एक महिला से भी उनकी जान पहचान हुई, जिससे बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। वहीं पर बहुत सारे जो भारतीय आंदोलनकारी थे वो वहाँ रह रहे थे, और उन सब से भी एमएन रॉय मिले। उनमें जो प्रमुख नाम था जिनसे उनकी मुलाकात हुई, यद्यपि बहुत सारे लोग थे, एक तो नहीं थे वो, तो एवेलिन ट्रेंट के अलावा वो वहाँ के कुछ जो आंदोलनकारी लोग थे, जो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों के ही विरुद्ध आंदोलन में लगे हुए थे, क्योंकि वो मानते थे कि ये दोनों देश लोगों का शोषण कर रहे थे। तो जो प्रमुख व्यक्ति जिससे वो मिले वो थे लाला लाजपत राय। हम सब जानते हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन के नेता थे। और लाला लाजपत राय जब उनसे मिले तो दोनों आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि एमएन रॉय, जो तब तक शादी कर चुके थे एवेलिन ट्रेंट के साथ, उनकी आर्थिक हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि यूँ कहें कि चिंताजनक थी। तो अंततः लाला लाजपत राय ने उन्हें धन से भी कुछ सहायता की, ताकि वो कम से कम अपना जीवन तो चला सकें ठीक ठाक। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो उन लोगों के साथ कार्य करने लगे थे जो अंग्रेज़ों और अमेरिकन्स के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। तो अमेरिका की सरकार की नज़र में वो आ गए, और उसके कारण वहाँ रुख पाने में भी उन्हें समस्या होने लगी। तो वो न्यूयॉर्क से, जहाँ उनकी मुलाकात हुई थी लाला लाजपत राय से, तो वहाँ से वो मैक्सिको में चले गए अपनी पत्नी के साथ। और जिस समय वो गए, मैक्सिको में कोई उनका परिचित नहीं था। न्यूयॉर्क में और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तो कुछ लोग थे जो आंदोलनकारी थे भारत के, कम से कम उनमें कुछ लोग उन्हें जानते थे पहले से ही। लेकिन मैक्सिको में उनका कोई जानकार नहीं था। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से उन्हें एक पत्र मिल गया, जो उन्होंने जनरल अल्वाराडो के नाम लिखा और उसमें रॉय का परिचय दिया। और उस समय वो जनरल अल्वाराडो
युकाटन नाम की स्टेट के गवर्नर थे। तो कम से कम कोई सहारा तो था कि अगर वो ऐसी अपरिचित स्थान पर जा रहे हैं तो कम से कम कि कोई तो माध्यम मिलेगा जिसके माध्यम से वो वहाँ टिक सकेंगे और अपना आगे का कार्य कर सकेंगे। साथियों, एक यहाँ ये बात बता देना आवश्यक है कि इस तरह का जीवन जीते हुए, घूमते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए उन्होंने जो भाषाएं सीखी वो अंग्रेजी के अतिरिक्त जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, रूसी, ये 5 प्रमुख भाषाएं उन्होंने सीखी, जो हमें बताता है कि किस प्रकार से वो बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, भाषाओं को सीखने में महारत थी उनकी, और इसी असाधारण प्रतिभा के कारण वो बहुत से लोगों को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते थे, जिसके कारण उनका अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश थी उसमें कोई न कोई माध्यम बन जाता था। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि जो युकाटन राज्य था मैक्सिको में, वो मैक्सिको सिटी पहुँचे थे और वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था युकाटन शहर, जहाँ के गवर्नर के नाम उन्हें पत्र दिया गया था। और वहाँ जाने के लिए कोई रेल मार्ग वगैरह नहीं था, बल्कि पानी के जहाज़ के से ही जा सकते थे। और क्योंकि उनके पास धन भी नहीं था अधिक, तो वो बड़ा कठिन कार्य लगा उन्हें कि कैसे ये सब कर पाएंगे। एक होटल में वो ठहरे हुए थे, पति पत्नी दोनों, और उसी दौरान जब वो सुमात्रा वगैरह की यात्रा कर रहे थे, जावा सुमात्रा की, तो कुछ जर्मन से उनकी बातचीत हुई थी और उन्हें लगा था कि वो जो कार्य करने के लिए निकले थे वो शायद उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से वो बात ख़त्म हो गई और वो सैन फ्रांसिस्को और ये न्यूयॉर्क वगैरह के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन मैक्सिको में ही, मैक्सिको सिटी में जब एक होटल में ठहरे हुए थे, तो वहीं पर किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि जिन लोगों से, जिन दो जर्मन से उनकी बातचीत हुई थी उस दौरान, वो भी उसी होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन क्योंकि वो इतने लोगों से मिलते थे, उन्हें कुछ विशेष याद नहीं था कौन व्यक्ति थे, शायद वो उन्हें पहचान भी नहीं पाते, हो सकता है। लेकिन तभी अगले ही दिन उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने खटकाया, दस्तक दी, और उन दोनों व्यक्तियों से उनकी दोबारा से मुलाकात हुई। ये मुलाकात उनके लिए यद्यपि जर्मनी से हथियार वगैरह दिलाने में तो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये यात्रा उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि जो पैसे से पूरी तरह वो खाली हो चुके थे, कोई पैसा नहीं था उनके पास, खर्च नहीं था, कैसे वो आगे काम करेंगे ये बड़ा मुश्किल लगने लगा था।
तभी उन दोनों व्यक्तियों से बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने एक चाइना प्लान के बारे में बातचीत की। उन लोगों का भी उसमें रुचि थी उन दोनों की। तो उन्होंने उस प्लान पर इनके विचारों से सहमत होते हुए आर्थिक रूप से इनकी सहायता करने का विचार प्रकट किया और तभी 10,000 मैक्सिकन पेसोस उन्हें दे दिए। इस धन से कम से कम इतना तो हो गया कि उन्हें जो आर्थिक रूप से दिक्कत थी वो दूर हो गई। शीघ्र ही उन्होंने 50,000 मैक्सिकन पेसोस और इंतज़ाम कर दिया और साथ साथ 50,000 अमेरिकन डॉलर, जो बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ी धनराशि थी, वो भी उनको दे दिए। इसके बाद कम से कम जो आर्थिक संकट चल रहा था वो उनका ख़त्म हो गया। उन्होंने वो जो होटल के एक छोटे से कमरे में रह रहे थे उसे छोड़ दिया और एक बड़ा मकान ले लिया जिसमें वो रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी मैक्सिको की, उसके कुछ लोगों के संपर्क में वो आ गए और धीरे धीरे उनके बीच उन्होंने एक अच्छा स्थान बना लिया और उनकी एक पत्रिका थी, उसके लिए भी उन्होंने लेख लिखना शुरू कर दिए और अधिक लोगों से संपर्क हुआ और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उन्हें उस पार्टी का महासचिव चुन लिया। यानी जो मैक्सिको की समाजवादी पार्टी थी उसके वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मैक्सिको के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति करांजा, वो भी उस पत्रिका से जुड़े हुए थे, उस पार्टी से जुड़े हुए थे और इस कारण धीरे धीरे रॉय के संपर्क राष्ट्रपति करांजा से भी हो गए। बहुत अच्छे संबंध हो गए उनके साथ। फिर किसी ने सुझाव दिया कि उन्हें एक विशेष असाधारण कॉन्फ्रेंस पार्टी की बुलानी चाहिए और उसमें आगे की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। तभी एक रूसी माइकल बोरोडिन, जो किसी छद्म नाम से वहाँ पहुँचे थे, वो उनसे मिले क्योंकि वो भी तब तक रॉय के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे और उनका रॉय से संपर्क करने का एक विशेष कारण था। वास्तव में लेनिन ने उन्हें पंद्रह में वहाँ क्रांति असफल होने के बाद उन्हें अमेरिका भेजा था
और कुछ गहने थे जिसे उन्होंने रूसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अमेरिका में भेजा था और वो चाहते थे कि उन गहनों को बेच दिया जाए और उसके धन से वो जो क्रांति का कार्य था उसमें उस धन को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बोरोडन और उनके साथियों के द्वारा उन सभी गहनों को बेच पाते उससे पहले ही वो धन कहीं चोरी हो गया। पूरा का पूरा जो थैला था जिसमें वो सारे रखे हुए थे वो चोरी हो गया। अब दिक्कत ये हो गई कि बगैर धन के वो भी दिक्कत में आ गए और वहाँ अमेरिकन सरकार ने उनको यद्यपि स्वीकार तो किया, मान्यता तो दी, लेकिन उन्हें पैसे के भेजने प्राप्त करने इस तरह की सुविधा देने से इनकार कर दिया। तो उस हालत में जब वहाँ से बोरोडिन ने रॉय के बारे में जाना तो वो भी एक छद्म नाम से, एक नकली नाम से मैक्सिको पहुंच गए और इनसे मिले। उन्होंने अपनी उन्हें दिक्कत बताई तो रॉय उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनके विचारों से। और जब उन्हें पता लगा कि उनकी पत्नी अमेरिका में ही थी, वो भी धन के अभाव में थी, पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल ही धन की कमी से परेशान था, तो उन्होंने जो पैसे उन्हें वो 2 जर्मन्स ने दिए थे उनमें से 10,000 अमेरिकन डॉलर तो उस रूसी व्यापार प्रतिनिधि मंडल को भिजवा दिया। साथ साथ 500 अमेरिकी डॉलर श्रीमती बोरोडिन के नाम से भी भेजे। बोरोडिन इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंततः लेनिन से उनके बारे में जिक्र किया। उनकी जो बातचीत हुई थी जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे उसके बारे में भी लेनिन को बताया। तो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने जो पत्रिका वहाँ से निकलती थी मैक्सिको से, उसमें तो वो लेख देते ही थे, साथ साथ उन्होंने यानी रॉय ने 2 पत्रिकाएं, 2 समाचार पत्र 1920 में खुद भी शुरू किए। एक था द वैनगार्ड और दूसरा द मासेस, जिसके माध्यम से वो अपने विचार प्रकट करते थे। तो अब हम आ रहे हैं वापस लौट करके उस असाधारण कॉन्फ्रेंस पर जिसमें उन्होंने बोरोडिन का भी परिचय अपने उन साथियों से कराया, समाजवादी पार्टी के लोगों से। और उन सब का वहाँ बातचीत के बाद उन सब का ये विचार बना एमएन रॉय के सुझाव पर कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। सब लोग सहमत हो गए और इस प्रकार से 1919 में ही मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी यानी रूस के अतिरिक्त किसी अन्य देश में बनने वाली पहली पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इस प्रकार से एमएन रॉय ने की। तभी 1920 में सेकेंड कॉमिंटर्न यानी सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए
बोरोडिन के सुझाव पर लेनिन ने उन्हें रूस का न्योता दिया और उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया और कुल मिलाकर के 4 व्यक्ति वहाँ से मॉस्को के लिए रवाना हुए। हम पिछली बार भी जिक्र कर चुके हैं कि उस कॉमिंटर्न में, सेकेंड कॉमिंटर्न में रॉय को बहुत नाम और ख्याति मिली, क्योंकि 2 प्रस्ताव वहाँ रखे गए थे, एक लेनिन का और एक रॉय का, और दोनों ही प्रस्ताव उस कॉमिंटर्न में मंजूर किए गए, क्योंकि लेनिन ने महसूस किया कि उनका जो प्रस्ताव था वो भी विचारणीय था, उसे भी मंजूर इसलिए कर लिया गया। तो इस प्रकार से वो कॉमिंटर्न के बड़े महत्वपूर्ण सदस्य बन गए और हम जिक्र कर चुके हैं पहले ही कि लेनिन के बहुत ही करीबी व्यक्ति बन गए और 1927 में लेनिन की मृत्यु के बाद रॉय को बहुत अधिक सम्मान नहीं मिला और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से 1929 में उन्हें बाहर कर दिया गया। इस बीच में वो चीन भी गए, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता के लिए भेजे गए थे, कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक कामयाबी उन्हें मिली थी, ताशकंद में उन्होंने, जैसे मेक्सिको में मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ताशकंद में उन्होंने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और वहाँ एक सैनिक स्कूल की भी स्थापना की, एक इंडिया हाउस की भी स्थापना की, क्योंकि लक्ष्य उनका अभी भी वही बना हुआ था कि अगर कुछ लोगों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार किया जा सके तो वो करनी चाहिए। लेकिन वो अंततः वो कामयाब नहीं हुआ था, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और जब चाइना का भी दौरा उनका कामयाब नहीं हुआ तो अंततः वो भारत के लिए रवाना हो गए और 1930 के दिसंबर में वो बम्बई पहुँचे। वहाँ जुलाई में ही उनको ब्रिटिश पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनका नाम पहले से ही चल रहा था। उन्हें 12 साल की सज़ा हुई, हाई कोर्ट से 6 साल की सज़ा माफ़ हो गई और देहरादून जेल से उनको मुक्त किया गया 6 साल के बाद। ये 20 नवंबर 1936 को उन्हें देहरादून जेल से आज़ाद किया गया। उसके बाद वो बॉम्बे एक बार फिर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। वहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी वो शामिल हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन में वो पार्टी के सहयोगी बन करके एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसमें सम्मिलित होकर के काम करने लगे। लेकिन हम पिछली बार भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने वहाँ रह कर के
कुछ साथी भी अपने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रह करके कुछ लोगों को का एक ग्रुप बनाया और उनका विचार ये था कि उनके माध्यम से वो कम्युनिस्ट पार्टी क्षमा करें, वो कांग्रेस पार्टी पर कुछ दबाव बना सकेंगे, उस तरह के निर्णय लेने में जो उनके विचार से सही निर्णय थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो मत था उससे वो सहमत नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का ये मत था कि उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जबकि पहले उसी लड़ाई में शामिल होने के इरादे से हथियार इकट्ठे करने के लिए जो निकले थे एम.एन. रॉय, उस समय तक आते आते 36-37 तक आते आते और फिर जब युद्ध हुआ शुरू 39-40, तो उनका विचार अलग हो गया और 1940 में उनका मत ये हो गया कि भाई अगर हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे तो जर्मनी और जापान, जो इन देशों से लड़ रहे थे, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि से, तो वो हिटलर सफल हो जाएगा और उसके बाद भारत स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फासीवादी ताकतें थीं उन दिनों जर्मनी बहुत बहुत ताकतवर देश था। जापान को का सहयोग उसे प्राप्त हो गया और वो पूरी दुनिया पर अपना शासन स्थापित करने के लिए अपनी सेना को लेकर के निकला था। रॉय का मत ये था कि अंग्रेज़ों से तो निपट लेंगे बाद में भी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते लड़ते जर्मनी के विरुद्ध इंग्लैंड भी इतना कमज़ोर हो जाएगा कि भारत पर अपना कब्जा बनाए रखना आर्थिक रूप से भी और सैनिकों की दृष्टि से भी उसके लिए असंभव हो जाएगा और उसे जाना पड़ेगा अंततः भारत को स्वतंत्र करके। उनका ये विचार ठीक निकला, लेकिन इसी बात पर मतभेद को लेकर के उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1940 में उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, जिसमें जो सहयोगी थे उनके कांग्रेस में, जो उनके ग्रुप के अंदर शामिल हुए थे, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, ये 1939 में बना लिया था उन्होंने। तो वो अधिकतर लोग भी उनके साथ कांग्रेस से अलग होकर के रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बने। उसके अंतर्गत उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा, उसमें नाकामयाब रहे और अंततः 1948 में कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में वो पार्टी भंग भी कर दी गई। रॉय का ही मानना था कि उन्होंने अनुभव कर लिया कि जो इलेक्शन लड़ना और इस तरीके से ये सब उनके बस की बात नहीं है, उसमें वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनका लक्ष्य था एक राजनीतिक रूप से देश स्वतंत्र हुई तो था ही, लेकिन उन्हें लगता था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाने से जो भारत के लोग हैं, आम आदमी है, जनता है, उसकी समस्याओं का निदान नहीं होगा। उसके लिए उसे राजनीतिक आज़ादी के अतिरिक्त, यानी अंग्रेज़ों से तो मुक्त हो ही,
साथ साथ जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी जनता स्वतंत्र हो, उनका लक्ष्य ये था। और उन्हें लगा कि उस राजनीतिक जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी देश में, तो उससे न तो वो सफल हो पाएंगे, और अगर 2-4 सदस्य वो जिता भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर के देश की राजनीति में वो कोई प्रभावशाली रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से भी अलग हुए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी भंग कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निराश होकर के घर बैठ गए। जो लक्ष्य थे उसकी प्राप्ति के लिए वो पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ जुट गए। उन्होंने ये समझ लिया कि भारत, जहाँ पर अधिकतर जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और राजनीतिक ज्ञान तो बहुत ही कम था, तो उनका लक्ष्य ये था कि जनता को राजनीतिक रूप से सचेत किया जाए, उसमें राजनीतिक चेतना भरी जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, और बजाय इसके कि वो 2-4 लोगों को इलेक्शन में उतारें, जनता के अंदर से स्वयं ये बात उठनी चाहिए कि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खुद खड़े होना है। और जब वो इस प्रकार शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खुद कदम उठाएंगे। इस प्रकार रॉय ने यह विचार रखा कि जो उनकी पार्टी के लोग थे वो गांव में, शहरों में, इलाकों में जाएं अलग अलग, और वहाँ पर लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करने का काम अपने जिम्मे लें। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरी योजना तैयार की, एक विचारधारा को जन्म दिया। पहले वो मार्क्सवादी विचारों से सहमत होते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि वो भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तब तक वो एक स्वतंत्र समाज की स्थापना भी नहीं कर सकता। व्यक्ति केंद्रित सब कार्रवाई होनी चाहिए, मनुष्य केंद्रित होनी चाहिए, मानव केंद्रित होनी चाहिए, और जब मानव स्वतंत्र हो जाएगा तो समाज भी स्वतंत्र होगा, उसकी स्थापना वो व्यक्ति कर सकेगा। तो उनका विचार था कि आवश्यक यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसे दिलाई जाए, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और जब वो इस तरह के बहुत सारे व्यक्ति तैयार हो जाएंगे तो समाज के अंदर भी चेतना फैलेगी और एक परिवर्तन आएगा। इसके लिए उन्होंने पीपल्स कमेटी, लोगों के समूहों की स्थापना पर बल दिया। उनका विचार था कि जो उनकी पार्टी से निकले हुए लोग थे वो जहाँ भी जाएं व्यक्तियों से मिलें, उनमें राजनीतिक चेतना
भरें और उन्हें इस बात के लिए तैयार करें कि वो स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनें और वो प्रतिनिधि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के इलेक्शन ना लड़े उनके लिए, बल्कि वो स्वयं अपने व्यक्ति चुने जिसको वो इलेक्शन में खड़ा करें और इस तरीके से उन्हीं के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो उन्होंने खुद आपस में से ही चुना है, कोई दूर का नहीं है, कोई अलग से नहीं आया है, तो जब वो व्यक्ति उन्हीं का चुना हुआ शासन में भेजा जाएगा तो वो उनके मन के मुताबिक कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि जैसा पार्टियों से आए हुए लोग होते हैं, वो पार्टी का कहना मानते हैं, पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं और पार्टी के ही दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं। जनता से उनका संपर्क रहता नहीं है, जनता के हालचाल लेने की वो आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई हमें पार्टी ने टिकट दिया है और पार्टी के जब तक चाहिए तब तक हम वो काम करेंगे। तो ये इस तरह का एक जो सिस्टम था राजनीतिक, उसके विरुद्ध उन्होंने एक और योजना दी और इस योजना को समझाने के लिए और अपने विचारों को सब तक पहुंचाने के लिए तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया नाम से जो अखबार उन्होंने अप्रैल 1937 में बम्बई से शुरू किया था, वो साप्ताहिक था। बाद में वो मार्च 1949 तक चला। देहरादून में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वो यहाँ रहने लगे, जेल से छूटने के बाद, तब भी वो कार्य जारी रखा। बाद में अप्रैल 1949 से उन्होंने उस अखबार का नाम बदलकर द रेडिकल ह्यूमनिस्ट कर दिया, जो उनके विचारधारा के अनुरूप था, क्योंकि उन्होंने एक रेडिकल ह्यूमनिज्म, मार्क्सिज्म की जगह रेडिकल ह्यूमनिज्म नाम से एक विचारधारा का प्रतिपादन किया। रेडिकल ह्यूमनिज्म का अर्थ मानववाद तो था ही, सब कुछ मानव केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वो रेडिकल जो शब्द है उसको हिंदी में मानववाद भी कहा गया। रेडिकल का अर्थ वैज्ञानिक, नई सोच का मानव, जो बहुत सारी तरह के जो समाज में ढकोसले हैं उन सब से भी मुक्त होगा। वो कौन से ढकोसले हैं उन पर हम आगे के वीडियोस पर चर्चा करेंगे। एक धार्मिक ढकोसला उनके नज़रों में था, यानी जो कुछ भी गैर वैज्ञानिक है उसके खिलाफ थे। वैज्ञानिक चिंतन प्रमुख चीज़ थी जिसके वो प्रतिपादक थे, और एक वैज्ञानिक मनुष्य, मानव की अवधारणा को लेकर के वो चल रहे थे। तो जो अप्रैल 49 को द रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम से वो इंडिपेंडेंट इंडिया जो मैगजीन थी वो परिवर्तित हो गई, लेकिन साप्ताहिक ही रही। और बाद में 1970 अप्रैल 1970 से उस मैगजीन को मासिक बना दिया गया, और ये काम हुआ 25 जनवरी 1954 को M.N. रॉय की मृत्यु के बाद, जो मृत्यु यहीं पर देहरादून में ही 13 मोहिनी रोड नामक निवास पर उनकी हुई। और इस बीच में एक और महिला
उनके विचारों से प्रभावित होकर पहले मिल चुकी थी उन्हें, वो भी यहाँ पर आ गई थी और उनसे भी उनका विवाह आपस में यहाँ हो गया, तो उन्होंने विवाह कर लिया। और वो महिला भी इतनी अधिक, एक तो समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, और दूसरी बात उन्होंने जो कार्य रॉय कर रहे थे उसके अंदर भी उनकी बहुत रुचि थी। ये महिला थी एलन गॉर्सचॉक, और बाद में जो श्रीमती एलन रॉय बनी वो भी 13 मोहिनी रोड में उनके साथ ही रहने लगी थी। और 54 में उनकी मृत्यु के बाद उनका जो अधूरा काम था उसी को पूरा करने का जो बीड़ा जिन लोगों ने उठाया उनमें से एक वो भी थी। यद्यपि 1960 में जब उनकी हत्या कर दी गई तो तभी तक वो उस कार्य को आगे बढ़ा पाई, और उसके अतिरिक्त जो और लोग थे उस समय जो रॉय के साथी बन गए थे, उन सब ने मिलकर के उस कार्य को और आगे बढ़ाया। और ये वो पत्रिका है जो द रेडिकल ह्यूमनिस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ये है एमएन रॉय। ये पत्रिका अभी भी निकल रही है। यद्यपि कुल मिलाकर इसके 88 वर्ष पूरे हो चुके हैं मैगज़ीन के, इंडिपेंडेंट इंडिया और बाद में द रेडिकल ह्यूमनिस्ट साप्ताहिक और बाद में मासिक। ये मैगज़ीन उन्हीं के द्वारा निकाली गई, बाद में एलन रॉय ने निकाली, जस्टिस वी एम तारकुंडे इत्यादि। मैंने पिछले वीडियो में उनका जिक्र किया था कि किस प्रकार से एक के बाद दूसरे एडिटर आते रहे, संपादक आते रहे और ये कार्य आगे बढ़ता रहा। और यहाँ मैं ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी एमएन रॉय ने, और वो पुस्तकें यद्यपि पुस्तक के रूप में तो सभी प्राप्त नहीं होती हैं अब क्योंकि आउट ऑफ प्रिंट हो गई हैं, लेकिन इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट की वेबसाइट indianrenaissansinstitute.com नाम से है, उस पर अवेलेबल हैं। साथ साथ lohiatoday.com नामक वेबसाइट है। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया के नाम पर वो चलाई जाती है। उस वेबसाइट पर भी हमारी सारी इस मैगज़ीन के सभी प्रतियां वो प्राप्त होती हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं उनकी पुस्तकें भी, सभी दोनों वेबसाइट्स पर ये पुस्तकें भी हैं। और इन पुस्तकों को आप दोनों में से किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एमएन रॉय को पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। तो बहुत सारी वीडियोस भी जो एकेडमिक लोग हैं डालते रहते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आवश्यकता है इस बात की कि इस प्रकार के जो चिंतक रहे हैं, लेखक रहे हैं,
उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी हम शेयर कर सकें। तो हम अपने इसी प्रयास की लाइन में ये हिंदी में दूसरा वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब के मंच पर, और शीघ्र ही अंग्रेजी में भी दूसरा वीडियो आज के विषय पर हम डालेंगे। आशा है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या हमारी कुछ कमियां हों उसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हो, कोई प्रश्न हो वो आप भेजना चाहते हो, तो आप हमें बेझिझक भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी बातों पर इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट का क्या विचार है वो उससे हम आपको परिचित कराएं। धन्यवाद।